हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैराथन चल रही है हमारी 3 दिन की, डे 2 आ चुका है दोस्तों, पार्ट 1। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर के बारे में सब कुछ, और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सब कुछ, एक एक डिटेल जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके हमारी ये वीडियो आ रही है दोस्तों। ध्यान से आराम से पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस के लिए आप हमारा कोर्स देखना चाहें देख सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स को कवर कर रहा है। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, हमारी ऐप का, उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और क्लास 12 का बहुत ही शानदार कोर्स। तो बिजनेस स्टडीज़ का परफॉर्मेंस एनालाइजर कोर्स अगर आप देखना चाहें दोस्तों देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या एक्चुअल में, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में, अर्थात एक ऐसा मीडिएटर जो कि उन लोगों को लिंक करता है जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और उन लोगों को भी लिंक करता है जिनके पास पैसे की कमी है। अर्थात उन लोगों से पैसा लेना है जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास पैसे की कमी है। तो बीच में एक मीडिएटर चाहिए, उस मीडिएटर को दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कह के चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर होता है दोस्तों। और फाइनेंशियल मार्केट में मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों हमारी बैंक्स के थ्रू और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेटल होकर चलती है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। मीनिंग आपके सामने आ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट लिंक होता है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। ये ट्रांसफर करता है मनी को सरप्लस यूनिट से लेके डेफिसिट यूनिट की ओर। सरप्लस वो जिनके पास पैसा ज़्यादा है और डेफिसिट वो जिनके पास पैसे की कमी है, वहां तक ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के लिए। क्या रोल प्ले करता है दोस्तों, फंक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज करता है सेविंग्स को और चैनलाइज करता है उनको मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज में। मतलब अलग अलग लोगों से सेविंग को इकट्ठा करना, 10 आप दो, 50 आप दो, 500 आप दो, 1000 आप दो, अलग अलग इंसान फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। उस सारी सेविंग को मैं इकट्ठा करता हूं और उसको चैनलाइज और उनको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूं जहां पर उस पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छा करा जा सके। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा ग्रो करेगा, वो पैसा मुझे इकट्ठा करना और बेस्ट जगह पे उसको लगाना ताकि उसका यूज़ बेस्ट से बेस्ट हो पाए और उसका रिटर्न भी बेस्ट मिल पाए। दूसरा, ये प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। जितने भी हमारे फाइनेंशियल एसेट है, चाहे वो शेयर हो, बॉन्ड है, डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जितने भी शेयर वगैरह होते हैं दोस्तों, इन सबके या फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, इन सबके जो रेट डिटरमाइन करने की जिम्मेदारी है, रेट फिक्स करने की जिम्मेदारी है, वो फाइनेंशियल मार्केट की है। फाइनेंशियल मार्केट बताती है कि किस चीज़ का रेट कितना होने वाला है, एक शेयर का रेट दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब चीज़ें फिक्स करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट की। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अर्थात अगर आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एसेट को बेचना चाहते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल मार्केट में जाना पड़ेगा। वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप जाएंगे और आप अपने शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को बेचना चाहें बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपने आप ही कम हो जाए दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफिकेशन की ओर दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट को मैं 2 हिस्सों में क्लासीफाई करता हूं। एक का नाम है मनी मार्केट, एक का नाम है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। दोस्तों सबसे पहले इनके डिफरेंस के थ्रू इन दोनों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बेसिस आपको मेंशन करे जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी तैयारी कराने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस चैप्टर का। दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है हमारा आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट, जबकि कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट, फॉरेन इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। कैपिटल मार्केट में थोड़े से लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान के चलेंगे। इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है पूरे 5। पहले का नाम ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉल मनी और बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान के चलेंगे दोस्तों, जिसको कमर्शियल बिल भी कहते हैं। ये 5 इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के हैं, जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब हमारे कैपिटल मार्केट में होते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में मेंशन करते हैं कि आप इस बेसिस पर डिफरेंस बताइए। इन्वेस्टमेंट आउटले हमेशा उस बेस में से रहा है जिसको बोर्ड में मेंशन करा जाता है कि इस बेस पर डिफरेंस हो। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब है किसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है।
मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि बैंक में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो कमर्शियल पेपर में हो, कमर्शियल बिल में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसकी इन्वेस्टमेंट 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 से शुरू होती है, ठीक है। जबकि हमारी जो कैपिटल मार्केट है जिसमें हम शेयर खरीदते हैं, शेयर की इन्वेस्टमेंट दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे 5 पैसे कोई भी हो सकते हैं, आप जितने मर्जी वैल्यू का शेयर खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, सारे अवेलेबल है। फिर भी अगर स्टैंडर्ड कंपनी की बात करूं तो भी आप आराम से 100, 150, 200, 500, 1000 तक, लिमिट तो इसकी भी कोई नहीं है। लेकिन आप 10 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप 10 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारी कैपिटल मार्केट में, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करूं, मनी मार्केट की ड्यूरेशन 1 साल से कम की है, जबकि कैपिटल मार्केट की ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा की है। लिक्विडिटी की बात करूं तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हमारे बहुत ज़्यादा लिक्विड है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है। आप उनको जब मर्जी कैश में कन्वर्ट करना चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका स्टेटस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर है। जबकि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट लेस लिक्विड है, उनको कन्वर्ट करने में कैश में टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। सेफ्टी की बात करूं, मनी मार्केट बिल्कुल सेफ है, इसलिए उसका रिटर्न भी कम है, जबकि कैपिटल मार्केट थोड़ी रिस्क है, इसलिए उसका रिटर्न भी ज़्यादा है दोस्तों। तो ये हमारा सारा डिफरेंस हमने कवर कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे दोस्तों। अब बात करता हूँ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट दोस्तों मेरे पास सामने आ रहा है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर हमारा बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। कमर्शियल पेपर हमारा शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, जो कि कोई भी कंपनी इशू करती है बैंक को और बैंक से पैसा ले लेती है। ध्यान रख के चलेंगे, बैंक को इशू करती है और बैंक से पैसा ले लेती है। इसका टाइम पीरियड दोस्तों 15 दिन से लेके 1 साल तक का रहता है, ठीक है। और ये लार्ज ऑन क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी, जिनके पास बहुत अच्छी खासी हैसियत है, वो कंपनी यूज़ करती है। ये बैंक से बोरो करने के अलावा भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपको लोन नहीं लेना तो आप कमर्शियल पेपर इशू करके भी पैसा ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक मेन पर्पस इसका है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करना। जब मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है कैपिटल मार्केट से, और कैपिटल मार्केट से पैसा लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अर्थात शेयर इशू करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, तो उन शेयर का खर्चा उठाने के लिए भी मैं कमर्शियल पेपर लेता हूं। इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं दोस्तों। ब्रिज फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। और यह फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा उठाने के लिए या फिर हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के भी काम आता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल की बात करूं दोस्तों तो ट्रेजरी बिल हमारा आरबीआई इशू करता है। ये 25,000 उसके मल्टीपल्स में होता है। ये सबसे सिक्योर है और इसको आरबीआई के द्वारा इशू करा जाता है। इससे अच्छी बात ही कुछ नहीं है, सबसे सिक्योर ट्रेजरी बिल, ध्यान रख के चलेंगे। इसका टाइम पीरियड भी दोस्तों हमारा 14 डेज से लेकर 1 ईयर तक जाता है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा जिसका नाम है कॉल मनी। कॉल मनी एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से लेता है, ठीक है। जब उसको अपना सीआरआर मेंटेन करना होता है और अगर बाय चांस मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वो कॉल मनी ले सकता है, किसी और बैंक से पैसा ले सकता है हेल्प के रूप में। ये रीपेबल ऑन डिमांड होता है, 15 दिन का मैच्योरिटी पीरियड है, 15 दिन से पहले पहले पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। अगला सर्टिफिकेट डिपॉजिट है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट हमारा शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू करा जाता है, ठीक है। और ये तब इशू करा जाता है जब किसी कमर्शियल बैंक के पास या किसी कंपनी की टाइट लिक्विडिटी हो, पैसे की किसी के पास तंगी है, तो वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करके माल लेना चाहे तो ले सकता है, मतलब गुड्स लेना चाहे तो ले सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके, ठीक है। और उसके बाद कमर्शियल बिल, जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। आपको पता है इसका टाइम पीरियड 3 महीने तक का होता है। ये भी हमारी जो है शॉर्ट टर्म बाइंग को पूरा करने में हेल्प करता है हमारी। अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केटिंग। कैपिटल मार्केट को हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई करके चलते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। मीनिंग पढ़ना चाहे इसका मीनिंग पढ़ सकते हैं। प्राइमरी को हम लोग न्यू इश्यूअर मार्केट के नाम से जानते हैं, जबकि सेकेंडरी हमारी सेकेंड हैंड मार्केट है, वो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डील करती है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। शुरू करते हैं। प्राइमरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज में डील करती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करती है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है, जबकि सेकेंडरी में बाइंग और सेलिंग दोनों होती है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। प्राइमरी में सिक्योरिटीज सोल्ड करी जाती है कंपनी के द्वारा, जबकि सेकेंडरी में सिक्योरिटीज सोल्ड नहीं होती, बाइंग एंड सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज की, जो कि एग्जिस्टिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी मार्केट जो है सेवर से इन्वेस्टर की तरफ पैसा जाता है, सीधी सी बात है, जिन्होंने पैसा बचा रखा है उससे कंपनी की तरफ जाएगा। जबकि सेकेंडरी मार्केट दोस्तों एनहेंस करती है लिक्विडिटी को, खरीद रहा है कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी में प्राइस फिक्स करती है कंपनी, जबकि सेकेंडरी में प्राइस फिक्स करने की जिम्मेदारी दोस्तों हमारी मार्केट फोर्सेस की है, जिनको हम लोग डिमांड और सप्लाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राइमरी की फिक्स लोकेशन नहीं है, सेकेंडरी की लोकेशन है, पता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे मेथड ऑफ फ्लोटेशन आ चुका है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है केस स्टडी के रूप में। सबसे पहला मेथड ऑफ फ्लोटेशन या फिर मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन प्राइमरी मार्केट का है, जिसका नाम है ऑफर टू प्रोस्पेक्टस। ऑफर टू प्रोस्पेक्टस को दोस्तों मैं पब्लिक इशू भी कहता हूँ। इसमें मैं एक प्रोस्पेक्टस मतलब एक कागज का टुकड़ा जिस पे कंपनी की सारी डिटेल लिखी होती है, उसको पब्लिक में बांटता हूँ। पब्लिक को अगर इंटरेस्ट लगता है कि हाँ यार कंपनी अच्छी है, चांसेस के ग्रोथ होने के, तो वो लोग बैंक में जाके
अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए, डेट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है या फिर जिस भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बटा हुआ है मार्केट के अंदर, वो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। और दूसरा ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल में मैं ब्रोकर को सबसे पहले ब्रोकर को पटाता हूँ, मैं कह रहा मेरी कंपनी के शेयर आ रहे हैं तो वो सारी कंपनी के मेरे जितने भी शेयर है जल्दी से जल्दी बिकवा दे, मैं तेरे को 5% कमीशन दूंगा, और ब्रोकर सारे के सारे बिकवा देता है, उसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट में दोस्तों मैं कुछ बड़ी बड़ी मछलियां फंसाता हूँ जिनको मैं अपने सारे शेयर चुपचाप इंटरनली सेटल करके बेच देता हूँ, मैं पब्लिक को बेचता ही नहीं, सबको चुपचाप बेच देता हूँ, इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। उनको मैं सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही बेचता हूँ ताकि मेरी कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करें जिनको मैंने बेचा है, पूरी पब्लिक पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है। उसके बाद राइट इशू, राइट इशू का मतलब एक प्रिविलेज है, एक राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि जिन लोगों ने पहले मेरी कंपनी के शेयर खरीदे थे, ठीक है, जब मैं दूसरी बार अपनी कंपनी के सिक्योरिटी शेयर इशू करूंगा तो सबसे पहले मेरे को उनको बताना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई ये शेयर इशू कर रहा हूं, अगर आप लोग मेरी कंपनी के शेयर उसी रेशो में ले लेते हैं जिस रेशो में आपने पहले लिए थे तो मेरा जो कंट्रोल है वो बटेगा नहीं, क्योंकि पहले भी आप ही शेयर होल्डर्स थे और इस बार भी आप ही शेयर होल्डर रहेंगे, तो मेरी कंपनी का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए आप ही ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईआईपीओ दोस्तों आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू आप जब मर्जी शेयर खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। बहुत सारी कंपनी के आईपीओ आते हैं, ईआईपीओ आते हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे वो एप्लीकेशन जीरोधा की हो, अपस्टॉक की हो, आप लोग अगर इन आईपीओ में पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे रिसेंटली एलआईसी का आईपीओ आया था जो कि काफी अच्छा खासा चर्चा में रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन जो दोस्तों सेकेंडरी मार्केट परफॉर्म करते हैं उसका नाम है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो मेरी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, अगर मैं उसको बेचना चाहता हूं, उसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उससे पैसा निकालना चाहता हूं, तो दोस्तों मेरे को यूज करनी पड़ेगी सेकेंडरी मार्केट। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए मुझको सेकेंडरी मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट डिमांड और सप्लाई के थ्रू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के रेट फिक्स करने में हेल्प करते हैं। वो बताते हैं कि एक शेयर का प्राइस कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों जिसका नाम है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी रहती है कि जितने भी लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं उन सबके ट्रांजैक्शन सेफ रहे, सिक्योर रहे, वो पैसा उनका डूबे ना बिल्कुल भी। इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज की है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अगला पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आप अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा कंपनीज यूज करती हैं इंडिया को बिल्डअप करने में, ध्यान रख के चलेंगे। अगला पॉइंट स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। आज के टाइम में इक्विटी का कल्चर बहुत ज्यादा चल रहा है। आप ऑनर बनना चाहते हैं कंपनी के, अगर आप बनना चाहें तो आप शेयर लेके भी ऑनर बन सकते हैं। तो एक शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर ही होता है, ध्यान रख के चलेंगे। शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं ऑनर्स। आप भले चाहे एक शेयर के होल्डर हो लेकिन आप फिर भी क्या कहलाएंगे? कंपनी के ऑनर कहलाएंगे। और लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा आता है जिसका नाम है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा। एक लौता इंडिया में चलने वाला लीगल सट्टा दोस्तों हमारा स्टॉक एक्सचेंज ही है, जहां पर आप लोग पैसा लगा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। और ये लीगल है, बिल्कुल एथिकल है, कोई भी लगाना चाहे इसके अंदर पैसा लगा सकता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेप इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर। बेसिकली ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है सबको पता है अपना, इसको याद करने का शॉर्टकट आपको पता है SOPES। फिलहाल यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से याद करना चाहे कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर के पास जाके आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, जिसको हम लोग परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। ये मैंडेटरी डिटेल है, आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। उसके बाद जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो डीमैट अकाउंट खोलेगा अपना, ठीक है, बेनिफिशियरी ओनर के साथ या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब दोस्तों हमारे ये एप्लीकेशंस होगी जिनके साथ हम लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर मतलब जो मैं हूं या कोई भी इंसान है, अगर वो चाहे तो ऑर्डर प्लेस कर सकता है ब्रोकर के पास कि भाई मेरे ये वाले शेयर खरीदने हैं, ये वाले शेयर खरीदने हैं, टाटा के इतने शेयर खरीदने हैं, रिलायंस के इतने शेयर खरीदने हैं, तो मैं उसको बताऊंगा कि इतने रुपए पे खरीदने हैं। उसके बाद ब्रोकर ऑनलाइन जाएगा और चेक करेगा कि क्या उस रेट पर शेयर अवेलेबल हैं जिस रेट पर मैं चाह रहा हूँ या नहीं। अगर अवेलेबल होते हैं तो वो मेरे से कहेगा कि सर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा मैं खरीद लो, छोड़ो मत, खरीद लो, अभी खरीद लो, ठीक है। उसके बाद इन शेयर्स को मैं जिस रेट पे कहूँगा खरीद लिया जाएगा और मेरे को कंफर्मेशन की स्लिप मिल जाएगी, भैया इस रेट पे इतने इतने शेयर आपके खरीद ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा कि मैंने किस दिन शेयर खरीदे, कितने रुपए के शेयर खरीदे, किस टाइम शेयर खरीदे और ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहेंगे, उसके चार्जेस क्या हैं, ब्रोकर के चार्जेस, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर को मतलब मुझे पैसा भी देना है कि भाई मैंने शेयर तो खरीद ले, पैसा नहीं दिया अब तक, तो मुझे पैसा खरीदने के लिए इसके लिए दोस्तों 2 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं T+2 सेटलमेंट।
या तो आप उसी दिन पे कर दो, नहीं तो आप 2 दिन का समय ले सकते हैं पे करने में। आप जैसे ही पे करेंगे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर कुछ टाइम के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपके जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स आ जाएंगे, चाहे वो रिलायंस के हो चाहे वो टाटा के हो, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद उसको स्टोर करके रखो, जब बेचना चाहो तब बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, जो कि पहले हमारी नॉर्मल फिजिकल फॉर्म में चलती थी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। और आज के टाइम में सारी सिक्योरिटीज दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब है कि दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट में जाके देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर फिलहाल हैं। इसको कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। ये इसलिए करा गया ताकि हमारे शेयर सर्टिफिकेट चोरी ना हो, ठीक है, ट्रांसफर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, पेपर वर्क से बच गया, कागज का टुकड़ा भी बच गया, सबसे अच्छी बात है कागज बच गया, सेव पेपर, ठीक है। तो इसके लिए करा गया। और ये जो डिपोजिटरी हमारे यहाँ 2 है दोस्तों, एक का नाम है NSDL, एक का नाम CDSL, जो हमारे शेयर्स का रखवाली करती हैं, बहुत अच्छे से शेयर को मेंटेन करके रखती हैं ताकि सही इंसान के डीमैट अकाउंट में सही शेयर्स हों। इस बात की इंश्योर करने की जिम्मेदारी दोस्तों हमारी NSDL और CDSL की होती है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा आता है जिसका नाम है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जिम्मेदारी है पूरी की पूरी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना कि जो पैसा लगा रहा है उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मेल प्रैक्टिसेस को पकड़ना, चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो, मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो, झूठे वादे, ये सब चीज़ों को पकड़ना इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना कि सब कुछ फेयर रहेगा, ये भी SEBI की जिम्मेदारी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। SEBI 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है जिनका नाम दोस्तों आपके सामने लिखा आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोटेक्टिव फंक्शन की। प्रोटेक्टिव फंक्शन में मैं सारी जितनी भी ये प्रैक्टिसेस हैं इनको पकड़ता हूँ, जो मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो आपकी मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो, प्राइस रिगिंग हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, इन सबको पकड़ने की कोशिश करूँगा, इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ने की कोशिश करूँगा दोस्तों। उसके बाद पेनल्टी लगाऊंगा अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का केस पकड़ा जाता है। अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करूंगा दोस्तों मार्केट के अंदर। उसके बाद आता है हमारे डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में मैं सारे के सारे जितने ब्रोकर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराऊंगा। उसके बाद रिसर्च एंड पब्लिश करूंगा इंफॉर्मेशन को जो कि सबके यूजेज की होगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं जितने भी स्टेप ले सकता हूं मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टेप जरूर लूंगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं हमारे रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में ब्रोकर, सब ब्रोकर को रजिस्टर्ड करता हूं, ठीक है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को कैसे चलाना है वो भी बताता हूं। इसके अलावा दोस्तों अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स, इनके रूल्स रेगुलेशन लिखता हूं। और जब एक कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर करती है तो इसका भी सारा प्रोसेस कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इन सब चीजों के ऊपर नजर रख के चलता हूं दोस्तों। ये थे हमारे रेगुलेटरी फंक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये सारे टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से करके चलेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज मिल पाएगा। ये हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। चैप्टर का नाम था हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरे चैप्टर का नाम हमारे पास जो आज हमें करना है उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर को बचाना उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो कि मार्केट में बहुत कॉमन है। कंज्यूमर को लोग पागल बनाने में लगे पड़े हैं। मुझे उस कंज्यूमर को बचाना है ऐसी प्रैक्टिसेस से जो कि कंज्यूमर के खिलाफ है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। मुझे ऐसी प्रैक्टिस से कंज्यूमर को बचा के चलना है। इसी को दोस्तों हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आती है दोस्तों हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखा गया है। एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस। जब कोई इंसान अपने लिए कोई सामान खरीदता है, ठीक है, और उसके पैसे वो देता है या फिर पैसा देने का प्रॉमिस करता है या फिर कुछ पैसा देता है या फिर कुछ पैसे के लिए प्रॉमिस करता है या फिर उधार फ्यूचर में देने की बात करता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनी सच यूजर ऑफ गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। या फिर किसी बायर से वो सामान लेता है अप्रूवल से कि भैया सामान लेके जा रहा हूँ, भविष्य में पैसा दे दूंगा, ठीक है, बट नॉट फॉर रीसेल। लेकिन जो सामान दोस्तों आपने लिया वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, तब आप कंज्यूमर कहला सकते हैं दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास पूरे 6 तरह के राइट है जो कि जिम्मेदारी संभालते हैं उसको अलग अलग टाइप की मैल प्रैक्टिस से बचाने में। सबसे पहले पॉइंट का नाम है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी कहता है कंज्यूमर जब भी सामान खरीदे कुछ सेफ्टी मार्क देख के खरीदे ताकि वो इंश्योर कर पाए कि वो गुड उसकी हेल्थ को कोई भी इफेक्ट करने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जब भी इलेक्ट्रिकल गुड खरीदेगा दोस्तों तो वो ISI मार्क चेक करके खरीदेगा, ठीक है। कोई भी बिस्किट, नमकीन, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदेगा तो वेज मार्क
चेक करके खरीदेगा। कुछ इस तरह के मार्क है दोस्तों जिनको चेक करने से सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब है कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि वो हर प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़े। वो प्रोडक्ट कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया, क्या डाला क्या नहीं डाला, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, हर एक चीज़ को पढ़ने का अधिकार है कंज्यूमर के पास। तीसरा राइट आता है दोस्तों राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब है कोई भी इंसान, कोई भी सेलर कंज्यूमर को किसी गुड को बाय करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद राइट टू बी हर्ड। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई ग्रीवेंसीज, कोई कंप्लेन आती है तो कंज्यूमर जो है शॉपकीपर को, सेलर को सुनाएगा और सेलर को सुनना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। और ना केवल सुनना पड़ेगा बल्कि सीख रिड्रेसल के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट खराब है तो रिप्लेस करके दे, चाहे वो कंपनी से रिप्लेस करा के दे, रिमूवल करे डिफेक्ट का, रिप्लेसमेंट दे, पैसे का मनी वापस कर दे या कुछ भी करे, इसको राइट टू सीख रिड्रेसल कहा जाता है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि लोग उसको जागरूक करें और कंज्यूमर जागरूक हो हर चीज़ के बारे में। इसके लिए सरकार के द्वारा दोस्तों बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, जैसे जागो ग्राहक जागो स्कीम चलती है ताकि कंज्यूमर को एजुकेट करा जा सके। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी सामान खरीदने से पहले ये जिम्मेदारी संभाल के चलें। पहला, हमेशा अवेयर रहें गुड्स के बारे में। दूसरा, अपने राइट को हमेशा अवेल करने की कोशिश करें। एक कॉशियस कंज्यूमर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। उसके बाद कंप्लेन फाइल करें। अगर कभी चीटिंग होती है तो बेझिझक होकर कंप्लेन फाइल करें। उसके बाद क्वालिटी कॉन्शियस रहें, हमेशा क्वालिटी वाले गुड्स खरीदें। उसके बाद रिस्क लेने के बारे में हमेशा सोच के देख के चलें। आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमेशा ईमानदार रहें, कैश मेमो लेना मत भूलें बिल्कुल भी, कंप्लेन फाइल करके चलें हमेशा, और औरों को भी जागरूक करके चलेंगे। ये हमारी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अगला टॉपिक दोस्तों आता है कौन कौन कंप्लेन कर सकता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो कंप्लेन कौन कौन कर सकता है। पहला, कंज्यूमर खुद कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कंज्यूमर के बिहाफ पर बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर कर सकते हैं, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। अगर बाय चांस कोई ऐसा गुड खाने से या कोई भी ऐसा गुड कंज्यूम करने से कंज्यूमर की डेथ हो गई तो जो भी उसका लीगल हायर वारिस है वो भी कंप्लेन कर सकता है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा रिड्रेसल एजेंसी। इसके बारे में रिड्रेसल एजेंसी में सबसे पहले रिड्रेसल एजेंसी आती है दोस्तों जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो जगह है जहां पर आप कंप्लेन तब करेंगे अगर आपकी पेनल्टी का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप जाएंगे, हर उसमें प्रोसीजर सबका सेम है। आप जाएंगे वहां पर, आप इन्हें गुड्स सबमिट करेंगे, कंप्लेन दर्ज कराएंगे अपनी कि भैया ये प्रॉब्लम है, वो आपसे सैंपल ले लेंगे, उसको सैंपलिंग के लिए भेजेंगे। अगर कोई सच में शॉर्ट कमिंग पाई जाती है, क्योंकि तकलीफ पाई जाती है, गुड्स में कमी रहती है, तो ये आपके बिहाफ पर कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। कंपनी आएगी केस लड़ने के लिए। अगर आप जीत गए बहुत अच्छी बात है, अगर आप केस हार गए तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अगले लेवल पे जाना पड़ेगा अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अगला लेवल दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम वालों के लिए स्टेट कमीशन है, जहां पर आपको 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन करनी पड़ेगी। ध्यान रख के चलेंगे। बता दिया मैंने, 1 करोड़ से कम वाली कीमत अगर आपके कंपनसेशन की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। अगर आपकी डायरेक्टली जो कंपनसेशन की लिमिट है दोस्तों वो 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से नीचे हैं तो आप लोग स्टेट कमीशन भी जा सकते हैं सीधा। स्टेट कमीशन में भी दोस्तों यही सेम सिस्टम फॉलो होने वाला है, ठीक है, जिसको आप ध्यान रख के चलेंगे। और अगर आप स्टेट कमीशन में भी हार गए तो आप 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन जा सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा दोस्तों नेशनल कमीशन है। अगर आपका कंपनसेशन का अमाउंट, क्लेम का अमाउंट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ऊपर होती तो आपको नेशनल कमीशन जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नेशनल कमीशन में भी हार गए तो आपको 45 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस करने का अधिकार है, आप कर सकते हैं और अपने आप को लीड कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर को। अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको क्या क्या रिलीफ मिल जाएगा, सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहला, आपके जो गुड्स है डिफेक्टिव थे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, डिफेक्ट को, ठीक है। उसके बाद आपके जो डिफेक्टिव गुड है उसको नए गुड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, आपको रीजनेबल अमाउंट मिलेगा इंजरी और लॉस का। इसके अलावा आपको एडिक्वेट कॉस्ट भी दी जाएगी। उसके अलावा आपको 5% वैल्यू मिलेगी डिफेक्टिव गुड की, जो कि टोटल है जितने डिफेक्टिव गुड हैं सबकी 5% वैल्यू आपको मिल सकती है। ये सारे के सारे हमारे दोस्तों रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर को। इसके अलावा दोस्तों एनजीओ का रोल क्या क्या है। एनजीओ जो है कंज्यूमर को एजुकेट करने में हेल्प करती है, पीरियोडिकल लाती है टाइम टू टाइम, ताकि कंज्यूमर को उसके अधिकारों के बारे में पता चल जाए और मार्केट में क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं उसके बारे में कंज्यूमर को पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद वो टेस्टिंग भी करती है कंज्यूमर के प्रोडक्ट की अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर को एनकरेज करती है केस करने के लिए, और उसके बाद आपको लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा आपके बिहाफ पे कंप्लेन भी करती है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। इन सारे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज मिल सकता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।